हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मजे में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। और आज हम लोग शुरू करते हैं, ये लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का। मुस्कुराइए कि कक्षा 10th के चैप्टर लास्ट में आ गए हैं, है ना। अंतिम चैप्टर ये 8 है और इसके बाद फिर हमारी मुलाकातें होगी 11th के क्लास में, है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है साथियों? लोकतंत्र की चुनौतियां। हमने इससे पहले याद करिए, कल हमने देख रखा था किसके बारे में? लोकतंत्र के परिणाम के बारे में। और आज हम देखेंगे कि लोकतंत्र में क्या क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसी तरीके से जो पुराने तौर तरीके हैं अपने, इसको खत्म करेंगे। इसके बाद फिर आएंगे हम लोग बुक्स पे और बुक को खत्म करेंगे, है ना। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले हम साथियों यहां बात करेंगे लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और लोकतंत्र अभी भी कितने देश में नहीं है ना। तो अगर हम बात करें कि अरे यार, इसमें पता यही दिक्कत है कि ये वाला चलिए अब हम यहां पे दो तीन बातें करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो अगर समकालीन विश्व की बात करेंगे, अगर अभी जो चल रहा है समय, उसके हम अगर समकालीन विश्व में बात करें तो अधिकांश देश क्या है? लोकतंत्र है ना। अधिकांश देश क्या है आपका? लोकतंत्र है ना। अधिकांश देश आपका क्या है? लोकतंत्र है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या ये सभी देश क्या पूरे तरीके से लोकतंत्र नहीं है? तो नहीं, कुछ देश ऐसे हैं उसमें अगर हम क्या ले तो पूरे दुनिया का अगर हम 1/4 अगर बात करें, 1/4 देश का हिस्सा की अगर हम बात करें तो अभी भी ये क्या है? लोकतंत्र नहीं है ना। या तो यहां तानाशाही है ना, या तो ऐसे देश क्या है? तानाशाही शासन में जी रहे हैं, है ना, तानाशाही शासन में, या राजतंत्र की व्यवस्था है ना, राजतंत्र की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे तरीके से देखें तो हमारे मतलब पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें बहुत मतलब मैक्सिमम देश जो है आपका क्या है? लोकतंत्र हो चुका है ना। और कुछ देश ऐसे हैं कि लोकतंत्रों के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उसमें से अगर 1/4 हिस्सा की बात करें पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, तो उसमें से 1/4 ऐसे कंट्री है जो आज भी या तो तानाशाह के हाथों में, तानाशाह इनको चला रहे हैं, या राजाओं के द्वारा जो ये वंशानुगत राजा होते थे वो चला रहे हैं, है ना। तो ये अगर हम बात करें लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र का ये क्या है? एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी लोकतंत्र में आगे बढ़ रहा है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है मुद्दा। देखो आ गया ना पुराना वाला। चलिए अब बात करेंगे कि लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना। हम लोग यहां से बात करेंगे कि क्या हम फिर से लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसमें बातें करेंगे। यार पीपीटी आगे पीछे हो गया क्या? 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, इससे पहले कुछ और बातें करनी थी। चलिए अब सही है ना। पहले हम लोग मेन मुद्दे को देखते हैं, राजनीतिक सुधारों पर विचार की बात करेंगे। फिर हम लोग आएंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पहले देखिए क्या है कि राजनीतिक सुधार क्या है। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? राजनीतिक सुधार क्या है ना। तो राजनीतिक सुधार क्या है कि लोकतंत्र में अगर विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए और जो काबू पाने के सभी सुझावों को या प्रस्तावों पर अगर सुधार किया जाता है तो वही क्या कहलाता है? राजनीतिक सुधार कहलाता है
आप एक लाइन में कह सकते हैं क्या कि लोकतंत्र की, क्या कह सकते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं, लोकतंत्र की, है ना, विभिन्न चुनौतियों, विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, चुनौतियों पर काबू पाने के सभी, है ना, सुझाव और प्रस्ताव क्या है, काबू पाने के लिए सभी सुझाव या प्रस्ताव को लागू करे या इसके माध्यम से राजनीति को सुधार करे, तो यही क्या कहलाता आपका, राजनीतिक सुधार कहलाता है ना। यही है आपका क्या, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अगर वहां पे क्या करे, अलग अलग प्रस्ताव लेके आए या विभिन्न सुझाव को सामने रखे, तो यही क्या कहलाता है आपका, राजनीतिक सुधार कहलाता है। अब एक बात बताइए, जब ये राजनीतिक सुधार होगा तो सुधार में क्या है, सबसे पहले कानून की अहम भूमिका होती है। राजनीति की सुधार तब हो सकती है कि उसके लिए क्या जरूरी है, कानून जरूरी है, तब क्या हो सकता है कि राजनीति सुधार हो सकता है ना। राजनीतिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार हो सकता है। यहां पे क्या होगा कि राजनीति में अच्छे लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना। और कानून अगर बात करें, यहां पे कुछ ऐसे सरकार होंगे लोकतंत्र में जो क्या करेगा, नियम और कानून के अंडर रह के वो क्या करेंगे, काम करेंगे, उसके अंदर रह के काम करेंगे, उसके सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। फिर कह रहा है कानूनी संवैधानिक परिवर्तन से दूर नहीं कर सकती, है ना। क्या कहा, कानूनी संवैधानिक परिवर्तन से सिर्फ दूर नहीं कर सकती। इसका अर्थ हुआ साथियों कि क्या हो सकता है कि कानून जो है ना, और ये कानून, ये लोकतंत्र में जो कानून व्यवस्था है, वास्तव में ये क्या कर सकता है, लोकतंत्र में जो कानून व्यवस्था है वो परिवर्तन से दूर नहीं कर सकती, उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रह के यहां पे क्या होगा, परिवर्तन किया जाएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। और सबसे अच्छा क्या है, अगर हम बात करें कि लोकतंत्र में सबसे अच्छा क्या है, तो हम सबसे अच्छा कानून क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का एक वैसा कानून जो सभी व्यक्तियों के लिए, ऐसा लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में वैसा कानून जो सभी के लिए चलिए जो क्या करे, ऐसे इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, अब भाई चलिए फिर से लिख लेते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि लोकतंत्र में वैसा कानून लोकतंत्र में वैसा कानून जो सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, है ना। सभी नागरिकों के लिए क्या हो, समान हो, और
नागरिकों को क्या मिले, सूचना का अधिकार प्राप्त हो, सूचना का अधिकार प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो, तो ये क्या कहलाएगा, सबसे अच्छा कहलाएगा, है ना। ये राजनीतिक सुधारों पर अगर हम विचार करेंगे तो ये बेहतर बातें हैं कि वहां की क्या हो, शासन व्यवस्था अच्छी हो, कानून सभी के लिए बराबर लागू हो, और वहां पे क्या हो, जो देश के सभी नागरिक हो उसे सूचना का अधिकार प्राप्त हो। तो ये एक अच्छे लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र की बात हो सकती है। और ये लोकतंत्र की क्या है, चुनौतियां थी, और जिसमें लोकतंत्र में शासन व्यवस्था को सुधारा जा सकता है जब उसके लिए वहां पे क्या हो, सभी के लिए एक जैसा कानून हो, और वहां पे सूचना के अधिकार को जानने की लोगों को अधिकार हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब आते हैं साथियों हम लोग किस पे आते हैं कि लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने के लिए, कि लोकतंत्र को हम कैसे फिर से यहां पे इसको पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, चाहे, है ना, चाहे वे क्या हो, अमीर हो या गरीब, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। अगर ये सभी के लिए अगर समान कानून की व्यवस्था किया जाए तो क्या ये लोकतंत्र को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब कह रहा है क्या कि इस अवसर और विकल्प बनने वाली सरकार, इसका मतलब है क्या कि सरकार की क्या होना चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था हो, क्या हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था हो। इसका मतलब है कि लोगों के पास क्या होना चाहिए, सरकार बनाने की अवसर हो, है ना, लोगों के पास सरकार बनाने की अवसर हो, और उसे क्या हो, सरकार बदलने के भी अवसर हो। मान लीजिए जहां पे एक दलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था है तो यहां पे क्या हो सकता है, हम लोकतंत्र को उसे लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, मतलब पूरे तरीके से पूर्ण लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों के पास अवसरें नहीं है। एक दलीय शासन व्यवस्था जहां है उसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। अगर पूर्ण लोकतंत्र हम उसे कह सकते जहां बहुदलीय राजनीतिक दल हो, है ना, उसके बाद लोग को क्या है, सरकार बदलने का अवसर मिले, और उसके पास क्या होना चाहिए, विकल्प भी हो, और ये विकल्प जो है ये सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। किसके लिए, सभी के लिए उपलब्ध हो, है ना, ये विकल्प सभी के लिए क्या हो, उपलब्ध हो। ये सभी के लिए क्या हो, उपलब्ध हो। सरकार जो जनता है सभी क्या करे, पूरे तरीके से ये समान आधार सबको मिले, और आसानी से सबके लिए क्या होना चाहिए, वोट, जैसे हमने बात किया था समान सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की, सभी के लिए वोट का वैल्यू क्या था, बराबर था, सभी मिलके क्या कर सकते, सरकार को बदल सकते हैं, है ना। तो ये लोकतंत्र की क्या है, एक अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण है। अब देखिए बात करेंगे साथियों क्या कि लोकतंत्र सरकार का क्या है, एक रूप है। लोकतंत्र क्या है, अगर हम बात करें लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक रूप है जिसमें शासक किसके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता हो, चुना जाता हो, है ना। तो ये साथियों आपका क्या है, ये एक लोकतंत्र में सरकार का एक रूप है ना। लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक रूप है। तो लोकतंत्र सरकार का रूप पहला क्या है कि जो वहां का शासक होगा वो किसके द्वारा चुना जाना चाहिए, जनता के द्वारा, है ना। तो यही क्या है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है ना। अब देखिए क्या है कि ये जो सभी प्रमुख निर्णय कौन करते हैं, यानी कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेना हो तो वो कौन लेते हैं, तो हम कह सकते हैं, यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं कि जनता द्वारा
जनता द्वारा चुने गए शासक। कौन लेंगे इस पे फैसला? तो जनता द्वारा जो चुने गए शासक है वही क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रमुख निर्णय ले सकते हैं, किसी भी कानून में बदलाव कर सकते हैं और कोई नए कानून व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। लेकिन इन शासक को ध्यान में रहे कि जनता के हितों का ख्याल रखे ये, है ना, क्योंकि सरकार किसने बनाई? जनता ने, और जनता के हितों का ध्यान रखने की जिम्मेवारी इस शासक की है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव कैसा होता है ना? अगर हम बात करें साथियों कि लोकतंत्र में चुनाव कैसा होना चाहिए, है ना, तो यहां क्या होना चाहिए? शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए, शासक चुनने का अधिकार, और क्या होना चाहिए? चुनने का हम ये कह सकते हैं समान अधिकार कह सकते हैं। ठीक है, चुनने का समान अधिकार हो, है ना, चुनने का समान अधिकार हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है? सोचिए, इसके लिए क्या और क्या हो सकता है? शासक बदलने का, शासक बदलने का अवसर उपलब्ध हो, शासक बदलने का अवसर क्या हो? उपलब्ध हो। ये एक लोकतंत्र का खासियत हो सकता है, जहां पे नागरिक को यह अधिकार मिले कि वो क्या कर सके, शासक को चुन सके और शासक को बदल सके। और ये सारा विकल्प अगर मिलता है तो ये एक स्वच्छ लोकतंत्र का उदाहरण हो सकता है। चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब जैसे ही आगे बढ़े तो आपका यहां पे खत्म हो जाता है। साथियों एक बात बता दूं कि इस चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं था, इस वजह से क्या है कि हमको इसमें लिमिट बातें करनी पड़ी, है ना। तो अब हम आते हैं पुनः पुराने तौर तरीके पे। किस पे? बुक पे आ जाए, है ना। अरे भाई पीछा काहे नहीं छोड़ रहा। और फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? लोकतंत्र की चुनौतियां के बारे में। हो चलिए आ गए हम लोग इसी मुद्दे पे। अब आते हैं चलिए, अब तो अच्छे से दिखेगा आप लोग को। चलिए पहली चुनौतियां हम देखते हैं क्या है ना। बहुत ज्यादा भाग गया का। चलिए चिंतन, यही है ना? हाँ यही है। चिंतन चुनौतियों का, है ना, क्या क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पेन को थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, है ना, ताकि आप लोग को लाइन पता चले। कह रहा क्या आपको कक्षा 9 की अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय याद है? उसमें हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विचार कैसे हुआ, है ना, और उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी शुरुआती की राय को पुष्ट किया है कि समकालीन विश्व के लोकतंत्र, विश्व में जो लोकतंत्र का शासन क्या है, एक प्रमुख रूप है। इससे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और ना कोई दूसरी शासन प्रणाली की प्रतिद्वंद्वी है ना। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीजें भी दिखाई दी। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में अभी कहीं भी सबका लाभ नहीं उठाया गया है।
लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका यह मतलब भी नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती नहीं है ना। कह रहा लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसा नहीं है। हम आम तौर पर इन्हीं मुश्किलों को क्या कहते हैं, चुनौती कहते हैं। करा जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर मुश्किल के भीतर संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो हम उसे क्या कहते हैं, चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जिंदगी में क्या होता, हमेशा मुश्किल आते रहता, चुनौतियां आते रहता जिंदगी में भी, जैसे ये लोकतंत्र में आ रहा है। लेकिन एक बार जब हम उससे क्या पार पा लेते हैं तो क्या होता है, हम कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं पहले की अपेक्षा, है ना। कह रहा है कि अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती है। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, जो हमने बात किया था पीपीटी में आपको। 1/4 ऐसे कंट्री है पूरे वर्ल्ड का जहां आज भी क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कह रहा है इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां है ना। किसमें, इन देशों में। कौन से, जो 1/4 कंट्री है अभी भी, उसकी बातें हम लोग करते हैं। कह रहा इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना का नियंत्रण समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने अपने विस्तार की चुनौती है और इससे लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना और संघ के सभी इकाइयों के लिए संघ सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना और महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए और भारत और दुनिया, जो भारत जैसे जो देश है, ये क्या है, आपको पता है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है ना। तीसरी चुनौती क्या है, लोकतंत्र को मजबूत करने की है और हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है और इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्ताओं को मजबूत बनाना शामिल है ना। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीद को क्या कर सके, पूरा कर सके। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती है, इसलिए यह चुनौतियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और अलग अलग स्वरूप ले लेती है। संक्षेप में कहे तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों को नियंत्रण और प्रभाव को क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत होती है। हम लोगों ने 9th कक्षा में कुछ बातें पढ़ी थी क्या, कि इस पाठ्य पुस्तक में विभिन्न अध्याय में हमने अनेक उदाहरण और कहानियों की मदद से इन चुनौतियों पर गौर किया है। और आइए अब लोकतंत्र की अपनी यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर फिर से लौटते हैं और याद को ताजा करें और देखें कि इन पड़ावों में लोकतंत्र
लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां है ना। अब हम लोग यहां से आगे देखेंगे लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियां है। कह रहा अलग अलग संदर्भ और अलग अलग चुनौतियां। यहां पे कुछ बातें दी गई है, देखिए क्या कह रहा, मुबारक फिर चुने गए, है ना, दिखा रहा है ये। कह रहा क्या हम इन डिब्बों को खोलें, है ना, जो इलेक्शन का जो ये बैलेट पेपर वाला डब्बा है उसकी बातें कर रही है। कह रहा है तुम्हें यहां लोकतंत्र, देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप से देख रहा है ना, नहीं ये अच्छा ये राइफल है, इसको उलट के ऐसे करके देख रहा है। कह रहा है क्या तुम्हें लोकतंत्र नजर आ रहा है क्या, है ना। और इधर दिया है उदारवादी लैंगिक समानता, लिबरल पार्टी की मांग है कि लैंगिक समानता और बराबरी की भागीदारी हो। देखिए आप देखे होंगे जब भी कोई पार्टी चुनाव के मैदान में उतरता है तो उसका अपनी अपनी एक अलग वो रहता है, मैनिफेस्टो होता है, जिसके आधार पर वो अपनी मतलब बातों को रखती है कि हम अगर सरकार में आएंगे इतने सारे काम करेंगे। दूसरा बोलेगा हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे, है ना। और इधर देखिए चुनाव अभियान का पैसा किस तरीके से, मतलब ये दिखा रहा है कि लोकतंत्र में कैसे पैसा यहां से निकाल के और बांट के क्या किया जाता है, वोट को लिया जाता है। अब यहां पे कुछ बातें दी गई है। मैक्सिको के क्या है, पीआरआई के पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव, पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की। आप देखें ये सब हमेशा लगते रहता है ना, जो पार्टी क्या करेगी, हारती है वो हमेशा क्या करता है कि जो जीतने वाली पार्टी होती है सरकार में आने वाली, उस पर वो हमेशा धांधली का आरोप लगाता है ना। दूसरा क्या है, चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर फिर राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार बनाए रखी हुई है आज तक, है ना। पाकिस्तान के जो जनरल मुशर्रफ है वो जनमत संग्रह कराते थे और मतदान की सूची में गड़बड़ी का क्या होता था, आरोप लगते रहता था। इराक में नई पार्टी अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर यहां पे क्या होता है, सांप्रदायिक हिंसा हो जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं मंडेला का सक्रिय राजनीतिक से संन्यास, उनके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेने का दबाव बनाया गया। अमेरिका में जो गुआंतानामो बे, जो गुआंतानामो खाड़ी की जो हम लोग देखे थे कहानी, जहां पे एक जेल था, कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते थे और अमेरिका इनकी बातें मानने से इनकार, है ना। हम लोगों ने देखा था वहां गुआंतानामो को जो खाड़ी था वहां पे एक जेल था, उस जेल में क्या किया था, 600 से अधिक लोगों को, अच्छे खासे लोगों क्या क्या अलग अलग कंट्री के लोग थे, उसको बिना कोई मतलब उसके मुकदमा का भी उसको बंद कर दिया गया था, उसमें उसी की बात कर रहा है यहां पे। सऊदी अरब की महिलाओं के बारे में हम लोग जाने थे, सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी, है ना वहां पे। और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी आजादी वहां पे नहीं थी, मतलब कि कोई मंदिर में या अन्य जो चर्च में है वो पूजा नहीं कर, मतलब ये नहीं जा सकते हैं, बगल लगे अपने घर में ही रह के पूजा करे, ये सब था पहले। अच्छा, यूगोस्लाविया की भी कहानी हम लोग जानते हैं, कोसोवो प्रांत में क्या हुआ था, सर्ब और अल्बानियाई लोगों के बीच जो है जातीय तनाव में क्या हुआ था, यूगोस्लाविया पूरे तरीके से बिखर चुका था। इस मामले में चुनौतियां इधर भी है कुछ, जैसे बेल्जियम में संवैधानिक सुधार का दौर चला था, याद है ना, वहां पे क्या होता, लेकिन डच भाषी लोग क्या थे, असंतुष्ट और इनकी मांग की अधिक स्वायत्ता थी। श्रीलंका में याद है 2009 में क्या होता, गृह युद्ध का अंत हुआ था, वहां पे क्या था, एक ये था, एक तरफ तमिल बोलने वाले थे, है ना, जिसमें आपका कुछ 13% वहां का श्रीलंकन थे और 5% कहां से गए थे, जो भारतीय तमिल के लोग थे वो थे। और एक तरफ सिंगली भाषा को मानने वाले जो बौद्ध धर्म के लोग थे उसकी वर्चस्व चलती थी, उसको लेके जो मैटर हुआ था। फिर अमेरिका का नागरिक अधिकार और श्वेतों लोगों को समान अधिकार मिले, लेकिन वे अब भी क्या थे, गरीब और शिक्षित कमजोर स्थिति में थे, है ना। जो देखने को मिला था वो जो हाथ ऊपर करके गया था और मुड़ी नीचे किए हुए था, और एक जो गर्दन में ब्लैक कलर का मफलर लपेटे हुआ था और चप्पल खोल के वो गए थे, है ना। अच्छा, उत्तरी आयरलैंड की भी हम लोग कहानी देखे थे, जो गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों ने पारस्परिक विश्वास का अभाव था।
अच्छा, नेपाल का राजतंत्र खत्म होकर नया संविधान लागू होता 2015 में, है ना। और बोलीविया में जल संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री बने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दी धमकी दी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे, है ना। जो पानी के लिए क्या हुआ था, जो प्राइवेट निजी कंपनी को दे दिया था, जो पानी बहुत महंगा पड़ता था, लोग 1000 लगभग पानी पर मंथ का पे करना होता था, जबकि वहां के लोगों की मतलब मंथली इनकम 5000 हुआ करता था, है ना, जिसके लिए वहां संघर्ष हुआ था। चलिए अब इसी सब बातों के लेके आगे बढ़ते, अलग अलग चुनौतियां की बात करते हैं। कह रहा है कि जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है, और आइए हम लोग कुछ बड़ी श्रेणियों में इधर नीचे लोकतांत्रिक के कुछ दायरों के खानों में रखा गया है, और ये पहले खंड से एक से अधिक देशों को अपनाते हुए ये चुनौतियां के बारे में कुछ बातें यहां पे की गई है ना। देख लेते हैं। संवैधानिक ये सब आपके काम का नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं यहां पे। कह रहा है सिर्फ भारत के बारे में विचार करें कि समकालीन भारत में लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर गौर करें और इनमें 5 सूची बनाया जाए, है ना। और यहां भी कुछ खास नहीं है, ये बच्चों के लिए है, सूची बनाने के लिए, है ना। आपका कहानी अब यहां से शुरू होता है, ठीक है। राजनीतिक सुधारों पर विचार करा। इनमें से प्रत्येक चुनौतियों के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हो। जैसा कि पहले कहा गया है कि हम चुनौतियों पर की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं कि क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र के विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव और प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। यहां हम वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से नहीं बनाई जा सकती है। अगर सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं है, तो इसका मतलब यह भी है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी को ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते हैं, है ना। तो यह बहुत जरूरी है। अब कह रहा है आगे कि वह कहां से खराब हुई है, वह उसकी क्या वजह, उस जगह का क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर उसकी मरम्मत की तरीका सुझाया जा सकता है। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देशों में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर की सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की न हो, है ना। और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं, है ना। कह रहा फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकता है, और सूची बनाने की जगह आइए व्यापक दिशा निर्देश पर विचार करें, जिन्हें भारत के राजनीतिक सुधारों के तरीका और जरिए को ढूंढने में ढूंढते समय अपने जहन में रखा जा सकता है ना। अब देखते हैं ये क्या क्या बातें यहां पे की गई है। कह रहा है कानून बनाकर राजनीतिक को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीजें को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। कह रहा निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं किया जा सकता है। या तो क्रिकेट के नियमों की तरह एलबीडब्ल्यू के नियम में बदलाव से बल्लेबाजों के अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांव पेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता है कि सिर्फ नियमों में बदलाव कर देने भर से इसमें क्या हो जाएगा,
कह रहा है कि नियमों के बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा, है ना। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासकों के करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधारों का काम मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। सिर्फ कानून बना देने से नियम नहीं बदल जाएगा। कह रहा है क्या कि कानून के बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं, जैसा कि कई राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से क्या करती है? रोक लगा देती है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर पे वंचित हुई, जबकि ऐसा करने के पीछे यह मंशा न थी। आमतौर पर यह किसी चीज की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज्यादा सफल नहीं होते। राजनीति कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वह है जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की क्या देता हो? ताकत देता हो। वही सबसे क्या होता है? अच्छा कानून माना जाता है। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने वाले लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयद करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों पर जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज से ज्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए, जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था, है ना। कह रहा है ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार है या नहीं। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल को संसद के हितों के खिलाफ हो, पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले एक मिनट भाई, मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों को सफल होने की संभावना होती है। आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाया जाए। कुछ चुनौतियां दी गई है, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की जरूरत है। इन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें और यहां सुधार के जो विकल्प दिए गए हैं उसको देखें और कारण बताते हुए अपनी समाधान को बताएं। और यह बात याद रखें कि यह बताए गए विकल्प सीधे सही है या गलत करार नहीं दिए जा सकते हैं। तो देखते हैं यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, बताइए इसके बारे में। देखिए एक तरफ कौन है? डॉक्टरों की अनुपस्थिति, है ना, और एक तरफ क्या है? राजनीतिक दलों का चंदा। क्या ये सही है? देख लेते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर क्या है? अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते थे और निजी प्रैक्टिस करते थे और करते हैं, और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार वो अपनी नियुक्ति वाली जगह घूम आते हैं। पर गांव वालों को साधारण रोग के इलाज के लिए भी शहर जाना पड़ता है या प्राइवेट डॉक्टर को मोटी फीस देनी पड़ती है।
तो क्या इसको सुधार की जरूरत है? बिल्कुल है। कह रहा सुधार के प्रस्ताव, सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। देखिए एक तरह से सही है, अगर आपको पता है कि आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया गया है, आप जानते हैं कि ये गांव में जाना रहेगा, तो आप इच्छुक है तो जाइए, वरना नहीं जाइए, है ना। लेकिन एक यहां पे सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी सारी सुविधाएं शहर में मुहैया होती है, अगर उसकी थोड़ी बहुत भी मात्रा वहां हो जाए, जितना भी आदमी सरवाइव कर सके, तो डॉक्टर वहां रह के अपना वो काम कर सकते हैं, है ना। डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए, है ना। सही बात है। फिर लिखा है क्या, ग्राम पंचायतों में डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट पर पंचायत को रखना चाहिए। नहीं भाई, ये बिहार सरकार मतलब ये राज्य सरकार के अंदर आना चाहिए। कह रहा जैसी समस्याओं का समाधान उत्तर प्रदेश के कई टुकड़ों में बांटना, जिससे प्रशासन की कुशलता से चल सके। तो ये ओवरऑल जो बातें हैं ना, एक तरह से देखा जाए तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। इसको कौन देखेंगे? राज्य सरकार देखेंगे। एक देखते हैं दूसरा, कह रहा राजनीतिक दलों की चंदा का चुनौती क्या है इसका। कह रहा लोकसभा में पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार औसतन संपत्ति उम्मीदवार की संपत्ति औसतन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी और यह डर व्यक्त किया जा रहा है कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों या उनके समर्थनों के रखने वाले के लिए ही संभव है। अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यवसायिक घराने के चंदों पर निर्भर है। ये बात देखते हैं, जो इस बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो पैसा मिलता था, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को अब क्या किया है सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है ना। क्योंकि उस पे करोड़ों करोड़ों रुपया जो डायरेक्ट पहले चंदा के रूप में देता था बड़े बड़े कंपनियां, अब वो क्या करता था कि उस पैसा को एसबीआई का ये लाया था अपना क्या इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आया था। कौन? ये आपका एसबीआई लेके आए थे। तो उस बॉन्ड के माध्यम से पैसा बैंक को जाता था और वो बॉन्ड सिर्फ ले जाके किसको देते थे? उस पार्टी के ऑफिस में देते थे और वो पार्टी वाले जब चाहे उस बॉन्ड को फिर जमा करते थे और वो पैसा अपना ले जाते थे। तो ये जो बॉन्ड था इलेक्टोरल, उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसे की उगाही हुई थी, है ना। और वो क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हिसाब मांगा था और वो हिसाब वो नहीं दिए थे एसबीआई ने, ठीक है। अधिकतर राजनीतिक दल के बड़े व्यवसायी घरेलू चंदा पर निर्भर करता। आशंका है कि इस बात की है कि राजनीति में पैसा की बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी। कहानी सिंपल है भाई, अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन उस पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। उसको पता है कि अगर कंपनियां, अभी देखिए आपको क्या है ना, भारत में बहुत बार अंकुश लगता है, अब क्या सही है क्या नहीं तो वो सब जानते हैं। एक्चुअली में क्या है कि आपको पता है कि पीएम मोदी मतलब बीजेपी पे या आरोप लगता है कि ये अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं, है ना, उनकी सरकारें हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कंपनी अगर चंदा दिया होगा पार्टी फंड में, तो वो उसमें अगर वो लगाए होंगे तो उनको तो मान लीजिए कि अभी जिस जो बहुत सारा काम मिलते रहता है उनको बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो ये दोनों कंपनियां को मिलती है काम और सरकार इस चीज को बढ़ावा दे रही थी। इससे क्या होगा, गरीब खतरे में जा रहे हैं। आज आप रिचार्ज का देखिए किस तरह से रेट रोज का रोज भाग रहा है ना। कहीं ना कहीं इस चीजों को गरीबों के लिए सरकार को इस चीज के लिए भी ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, ये है क्या कि प्रत्येक राजनीतिक और वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। इसे लेखा सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। यही तो बात किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पे एसबीआई ने क्या किया था, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए ये मतलब वो अपना नहीं दिए थे, कुछ दिन के लिए टाल दिए थे, है ना। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए और पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे और नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और चंदा पर क्या हो, आयकर से छूट मिलनी चाहिए, है ना। लेकिन ये लोग चंदा के नाम पे बढ़िया पैसा समेट लेते हैं, है ना। बाद में मरता है कौन, जनता। आया अब बात कर रहा है कि राजनीति को सुधारना, है ना। बात कैसे कर रही है, कह रहा योजना वह कुछ समय से बना रही थी कि मुझे सचमुच कनाडा वाला वह कार्टून बहुत अच्छा लगा
कि रोज बातचीत शुरू करने के लिए प्रकरण छेड़ा कौन सा? तो मैडम लिंगदो को एक बारगी वह कार्टून याद नहीं आया। मैम वह कार्टून जिसमें कहा गया है कि कनाडा के 98% लोग सारे राजनेताओं को एक बड़े कार के बक्से में बंद करके और नियाग्रा जलप्रपात में फेंकना चाहते हैं। मुझे तो अपने राजनेता का याद आ रहा है। हमें तो और बड़े वाहन और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदी की जरूरत है ना। इन्होंने एक कार में बंद कर रहा था और यहां बात कर रहा है कि हमें क्या चाहिए, एक बड़ा सा गाड़ी चाहिए और उस गाड़ी में क्या होना चाहिए, मतलब भर के लेके जाएं और कहां पे रखे, ब्रह्मपुत्र जैसे जो विशाल नदी है उसमें डाल देना चाहिए, है ना। कह रहा है मैडम लिंगदो रोज की बात सुनकर मुस्कुराई और अधिकतर भारतीयों की तरह वह भी नेताओं के व्यवहार तथा दल और भारत देश के शासन चलाने के उनके तौर तरीके से नाराज थी, पर वे चाहती थी कि रोज इस समस्या की जटिलता को समझे। और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि राजनेताओं को हटाने से तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी, है ना। और ये मैडम कहती है, ये रोज नाम की जो एक लड़की होती है उससे ये बात कहती है। कहता हाँ मैम क्या ये घटिया नेता, देखिए कह रहा है कि हाँ मैम क्या ये घटिया नेता लोग ही हमारे देश की समस्याओं के लिए जिम्मेवार नहीं है। मेरा मतलब है भ्रष्टाचार, दल बदल, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे और अपराध, ये हर के लिए क्या है, हर नागरिक के लिए क्या है, गड़बड़ है ना। लिंगदो मैडम अब देखिए क्या कर रहा है, ये तो हमें अभी के सारे नेताओं से मुक्ति पाने भर की जरूरत है। क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि उनकी जगह जो लोग आएंगे वैसा नहीं करेंगे? तो अब रोज कहती है हाँ मैंने इस पर तो सोचा ही नहीं था कि, लेकिन संभव है कि इनकी तरह ना हो और संभव है कि आगे बेहतर चरित्र वाले नेता आए। अब मैडम कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानती हूं, अगर लोग ज्यादा चौकस रहें और दिलचस्पी लेकर भ्रष्ट और खराब नेताओं को हटाए तो अच्छे लोगों का चुनाव करे तो स्थिति क्या हो सकती है, बदल सकती है। करे फिर भी यह हो सकता है कि सारे नेता भ्रष्ट ना हो, है ना। ऐसा भी नहीं होता है, कुछ चंद लोगों के कारण क्या होता है, सभी को भ्रष्ट कहा जाता है। अब देखिए क्या करा आप कैसे कह सकती हैं मैम, अब बीच में ही रोज ये बात कहती, कह रहा लिंग दो मैडम। अब देखिए करके मैं नहीं कहती कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है, और संभव है कि जब तुम नेताओं के बारे में सोचती हो तो तुम्हारे ध्यान में एक बड़े लोग होंगे जिनकी तस्वीर अखबारों में छपती है। मुझे भी उन्हीं नेताओं की याद आती है और जिन्हें मैं जानती हूं। मुझे नहीं लगता है कि जिन नेताओं को मैं जानती हूं वे मेरे साथियों और सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों और मेरी जानकारी के मध्यम वर्गीय पेशेवरों से ज्यादा भ्रष्ट हो, है ना। करा राजनेता का भ्रष्टाचार अधिक दिखाई देता है और हम उसी आधार पर सभी नेताओं के बारे में यह धारणा बना लेते हैं, और उनसे कुछ भ्रष्ट हो तो कुछ ईमानदार भी है। ये बात सही है कि एक नेता भ्रष्ट होते उसके चलते हम लोग सभी को लपेट देते हैं, है ना। कह रहा रोज ने हार नहीं मानी। क्या मैम मेरे कहने का मतलब यह था कि भ्रष्टाचार, जाति, धर्म के आधार पर राजनीति करने जैसे गलत कामों पर रोक होनी चाहिए। अब मैडम कहती है कि रोज सीधे सीधे ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक बात यह है कि राजनीति में जाति धर्म का इस्तेमाल रोकने और के कानून तो अभी भी है ही, लेकिन नेता उनको दरकिनार करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। जब लोग जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने और भरमाने का काम बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ कानून कुछ नहीं कर सकता, और जब तक लोग और नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे तब वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा, है ना। वास्तविक लोकतंत्र तब आ सकता है कि जब लोग क्या होंगे, इससे ऊपर उठ जाएंगे। किससे? जाति धर्म से, है ना। अब आइए लास्ट टॉपिक आता है आपका क्या, कि लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। कह रहा पिछले साल हमने लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत उसकी न्यूनतम परिभाषा के साथ की। क्या आपको परिभाषा याद है? कह रहा पिछले साल
कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 में हम लोगों ने इस परिभाषा लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। करा लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है, देखिए यहां से ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद करते हैं, और इसके बारे में हमने अनेक मसलों पर गौर किया है ना। तो यहां तक ये डिफिनेशन इसका बनता है यहां से, ठीक है, ये लाइन पूरा। चलिए अब आते हैं, कुछ बातें इसमें दी गई है उसको देखते हैं। करा लोगों द्वारा चुने गए सारे शासक ही प्रमुख फैसले ले, फिर चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद की जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए। करा विकल्प चुनने इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। करा शायद आपको निराशा हुई हो कि कि इस परिभाषा में उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। हमने लोकतंत्र के कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी, पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा से बात शुरू की थी, है ना। इससे हमारे लिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर स्पष्ट करना क्या हो गया, आसान हो गया। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम उस परिभाषा से काफी आगे आ गए हैं। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि यह अधिकार सिर्फ वोट देने और चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के नहीं है। हमने ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना चाहिए। कह रहा हमने सत्ता के हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकार और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्या है, जरूरी है। हमने यह भी देखा था कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता है। और चलिए करा और अल्पसंख्यकों के आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। लोकतंत्र हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाज से आगे तक गई है। हमने यह चर्चा भी की है कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या है, महत्वपूर्ण काम है। आखिर हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए, है ना। ऐसा करने में हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए हैं जो पिछले वर्ष दी गई थी, है ना। कह रहा है किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जिन न्यूनतम चीजों की जरूरत होती है उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की। और कह रहा है इसके बाद हमने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। फिर हमने लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या दिया, ब्यौरा दिया, है ना। कह रहा है एक अच्छे लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे और इसकी क्या क्या विशेषता है और लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए उसमें किस विशेषता का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो क्या इस चीज की निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, ये फैसले
आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं थोड़ा क्या दिया है। पढ़ना दो पंक्तियों के बीच की बात है। ये देखिए बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। ये एक सत्ताधारी पार्टी है, ये काम कर रहे हैं, है ना। अब ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो आज आपका कक्षा 10th की समाप्ति होती है और हमारी अगली मुलाकात आपके साथ होगी कक्षा 11th की, जब हम शुरुआत करते हैं, है ना। अगले नेक्स्ट डे से उम्मीद है कि हम आपको कक्षा नेक्स्ट 11th को शुरुआत कर देंगे। वही बात, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।